दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम यह किया कि करोड़ों नकद खर्च करके अपने सबसे अच्छे दोस्त और कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की को टैटू बनवाने ले गया। मेरे दोस्त ने अपने बाएं हाथ पर नेजा और दाएं हाथ पर एयरलैंग शेन का टैटू बनवाया। कैंपस की खूबसूरत लड़की ने 9 हेवन मिस्टीरियस मेडन का टैटू बनवाया और मैंने अपनी छाती पर पांगू स्प्लिटिंग हेवन, पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग अ कॉफिन, बाएं पैर पर डोंगहुआंग ताई और दाएं पैर पर ग्रेट सेज इक्वेलिंग हेवन का टैटू बनवाया। मैंने पहाड़ों में गहरे एक छोड़े हुए एयर रेड शेल्टर को खरीदने के लिए 300 मिलियन की संपत्ति भी गिरवी रख दी। सबने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे आवारा कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 20 दिनों में दुनिया खत्म होने वाली थी। उस समय दुनिया भर के पेड़ पौधों और जानवरों में अजीब बदलाव आएंगे। शांत पालतू जानवर खून के प्यासे दरिंदे बन जाएंगे, सड़क किनारे के पौधे मांस पीसने वाली मशीनों में बदल जाएंगे और इंसानियत तुरंत फूड चेन में सबसे ऊपर से सबसे नीचे आ जाएगी। सिर्फ टैटू वाले लोग ही खास टोटेम शक्तियां जगा सकते थे। रेड मून के आने में ठीक 20 दिन बचे थे, इसलिए मैंने बिना एक पल सोचे अपने प्राइवेट वकील को फोन किया। वकील झांग, मेरे नाम पर मौजूद सभी शेयर, रियल एस्टेट और लग्जरी कारें जिनकी कीमत 1 बिलियन है, तुरंत एक इंटरनेशनल अंडरग्राउंड बैंक में गिरवी रख दो। हाँ, सब कुछ। मुझे सिर्फ नकद चाहिए, भले ही मुझे डॉलर के बदले 30 सेंट की कम कीमत मिले। मुझे 24 घंटे के अंदर अपने अकाउंट में 300 मिलियन चाहिए। फोन रखने के बाद मैंने जल्दी से 2 और कॉल किए। आधे घंटे बाद हम जियांगजो शहर के सबसे गुप्त अंडरग्राउंड टैटू पार्लर घोस्ट एक्स पहुंचे। मेरा करीबी दोस्त जू शियाओदाओ और जियांग जिनई, कैंपस की वह खूबसूरत लड़की जो सबसे अलग थलग रहती थी, को यहाँ खींचकर लाया गया था और वे पूरी तरह हैरान लग रहे थे। भाई ली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने हमें यहाँ टैटू बनवाने के लिए अपनी पूरी दौलत गिरवी रख दी। तुम आखिर क्या कर रहे हो? अगर तुम झाओ यूकिंग के तुम्हें छोड़ने की वजह से ऐसा कर रहे हो तो खुद को इस तरह बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आवाज में ऐसी गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं थी। जिनई, जाओ दाओ, समझाने का समय नहीं है। अगर तुम मुझ पर अब भी भरोसा करते हो तो आज मेरी बात मानो। मेरी आंखों में सख्ती देखकर एक ऐसी तीव्रता जिससे मैं लगभग अजनबी जैसा लग रहा था। दोनों ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और सहमति में सिर हिलाया। मैं दुकान में मौजूद हट्टे कट्टे खुरदुरे चेहरे वाले मास्टर टैटू आर्टिस्ट की ओर मुड़ा और 10 लाख युआन वाला बैंक कार्ड मेज पर पटक दिया। मास्टर, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा काम है। मैंने जू जियाओदाओ की ओर इशारा किया। मेरे भाई के बाएं हाथ पर नेजा और दाएं हाथ पर एयरलांग शेन का टैटू बनाओ। फिर मैंने जियांग जिनई की ओर देखा। उसकी पूरी पीठ पर 9 स्वर्गों की देवी का टैटू बनाओ। जियांग जिनई चौंक गई। उसकी शांत साफ आंखों में मिले जुले भाव दिखे। किनली, मैंने कब तुम्हें मेरे लिए फैसले लेने की इजाजत दी? मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। इस जिंदगी में मैं तुम्हें दोबारा मरने नहीं दूंगा। जियांग जिनई की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह मेरी बातों का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन मुझे पिछली जिंदगी याद थी। मुझे बचाने के चक्कर में जियांग जिनई को एक म्यूटेंट जंगली सुअर अपनी मांद में खींच ले गया था। जब तक मैं उसे ढूंढ पाता तब तक उसकी स्कूल यूनिफॉर्म का केवल खून से सना आधा हिस्सा ही बचा था। इस जिंदगी में मैं हर हाल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। मास्टर टैटू आर्टिस्ट ने अपनी आंखें उठाईं और कार्ड जेब में रख लिया। आसान काम है, लेकिन तुम्हारा क्या? मैंने अपनी शर्ट उतारी जिससे मेरा दुबला पतला मस्कुलर शरीर दिखाई देने लगा और सोच समझकर कहा, जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी छाती पर पांगू का आसमान को चीरना, पीठ पर 9 ड्रैगन्स का ताबूत खींचना, बाएं पैर पर डोंगहुआंग ताई और दाएं पैर पर स्वर्ग के बराबर महान ऋषि का टैटू बनवाना चाहता हूँ। खट टैटू मशीन मास्टर के हाथ से फिसल कर फर्श पर गिर गई। वह मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैं कोई पागल हूँ। लड़के, क्या तुम्हें मरने का शौक है? पांगू क्लीविंग हेवन पहले से ही एक वर्जित किस्मत का पैटर्न है और तुम उसके ऊपर 9 ड्रैगन्स पुलिंग अ कॉफिन भी चाहते हो। वह चीज कोई आम पौराणिक टोटेम नहीं है। यह एक वर्जित अशुभ डिजाइन है जो सभी जीवित प्राणियों के लिए विनाश लाता है। मैंने तिरस्कार से कहा, 1 अतिरिक्त मिलियन काफी नहीं है। मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम खुद सुई संभालो और बाकी लोग तुम्हारे असिस्टेंट के तौर पर काम करें। यह काम 7 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। बूढ़े उस्ताद का चेहरा बदल गया। 7 दिन? क्या तुम पागल हो? इतने बड़े पैमाने का डिजाइन 7 दिनों में पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने अपने कोट से एक लिस्ट निकाली और उसे मेज पर फेंक दिया। मिलिट्री ग्रेड रैपिड हीलिंग जेल, बायोमिमेटिक रिपेयर पैच, इंपोर्टेड पेन किलर, एंटी इन्फेक्शन एजेंट। मैंने सब कुछ तैयार रखा था। तुम बस लाइफ सील का टैटू बनाने पर ध्यान दो।
इसके नतीजे मैं खुद भुगतूंगा। बूढ़े उस्ताद ने मुझे घूर कर देखा, पूरे आधे मिनट तक चुप रहे और फिर आखिरकार टैटू मशीन उठाने के लिए नीचे झुके। उनकी आवाज भारी थी। ठीक है, मैंने पूरी जिंदगी टैटू बनाए हैं, लेकिन तुम जैसा पागल इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं या घोस्ट एक्स यह काम लूंगा। 3 दिन बाद जियांगजो शहर के बाहरी इलाके में पहाड़ों के बीच ब्लैक स्टोन नाम के एक छोड़े हुए अंडरग्राउंड बेस पर, ऊपर से देखने पर यह कोल्ड वॉर के जमाने का एयर रेड शेल्टर लगता था, जिसे बाद में मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में बदल दिया गया था। लेकिन मुझे इसकी असली पहचान पता थी। पुराने जमाने का एक सील किया हुआ अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट, मुख्य ढांचा, पावर शाफ्ट, वेंटिलेशन डक्ट और पानी जमा करने के सिस्टम, सब कुछ अभी भी ठीक ठाक था। मैं जो पैसे दे रहा था वह नए सिरे से निर्माण के लिए नहीं, बल्कि डिफेंसिव हथियार सिस्टम को फिर से चालू करने, मजबूत करने और ठीक करने के लिए थे। उन 3 दिनों में मैं ब्लैक स्टोन बेस पर सिर्फ एक बार गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, ढांचे का मुआयना करने और यह पक्का करने के लिए कि पावर शाफ्ट और वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी काम कर रहे हैं। बाकी सब चीजों के लिए मैंने सब कुछ अपने वकीलों और कंस्ट्रक्शन टीम पर छोड़ दिया। आखिरकार असली समय लेने वाला काम बेस खरीदना नहीं था, बल्कि मेरे शरीर पर बने 4 वर्जित टोटेम थे। क्या आप सच में इस बेकार सी जगह पर 30 मिलियन खर्च करना चाहते हैं? रियल एस्टेट एजेंट ने अपने माथे से ठंडे पसीने पोंछे और मेरी तरफ देखा, जियांगजो के बदनाम फिजूल खर्च इंसान की तरफ। मैं न सिर्फ यह जगह खरीद रहा था, बल्कि इसे पूरी तरह से बदलने की योजना भी बना रहा था। मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ पेन चलाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्हें देश की सबसे अच्छी सुरक्षा केंद्रित कंस्ट्रक्शन टीम से संपर्क करने का आदेश दिया। मैं इस जगह को 10 दिनों के अंदर एक ऐसी अभेद्य किले में बदलना चाहता था जहां एक मक्खी भी न घुस सके। मैंने हर चीज को ठीक करने और फिर से चालू करने की मांग की। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड टाइटेनियम अलॉय की दीवारें, जबरदस्त धमाकों को झेलने में सक्षम ब्लास्ट प्रूफ गेट, टॉप क्लास इकोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम और जमीन के नीचे गहराई में दबा हुआ सील किया हुआ एनर्जी कोर। मैंने 100 मिलियन कैश का इंतजाम किया, जिसे अगले 10 दिनों में खर्च करने के लिए तैयार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने 24 घंटे बिना रुके काम करने के लिए 3 गुना मजदूरी देने की पेशकश की। जैसे ही मेरे आदेश जारी हुए, जियांगजो शहर की पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हलचल मच गई, एक तरह की बेचैनी या जोश में। उस समय मैं गुई फू, घोस्ट एक्स नाम के एक अंडरग्राउंड टैटू पार्लर के सबसे अंदर वाले प्राइवेट कमरे में बिना शर्ट के बैठा था। दीवारों पर अजीब और डरावने टैटू स्केच बने थे, जिन पर हल्की एम्बर रोशनी पड़ रही थी और हवा में डिसइंफेक्टेंट और टैटू इंक की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। मास्टर आर्टिस्ट खुद गोई फू सुई चला रहे थे, जबकि 3 ट्रेनी रंग मिलाने, आउटलाइन बनाने और त्वचा पहुंचने में उनकी मदद कर रहे थे। मेरी पीठ पर बने 9 ड्रैगन्स पुलिंग एक कॉफिन डिजाइन में पहले काले ड्रैगन की आउटलाइन पूरी हो चुकी थी। बिना आंखों के भी उस तस्वीर से एक अजीब और भारी एहसास हो रहा था। झू जियाओदाओ पास ही बैठा था। दर्द से उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, क्योंकि उसके बाएं हाथ पर नेजा टैटू बन रहा था। बगल वाले प्राइवेट कमरे में जियांग जिनई एक महिला आर्टिस्ट से अपने 9 हेवन मिस्टीरियस मेडन टैटू की डिटेलिंग करवा रही थी। मेरा फोन मेरे पास ही रखा था, जिसकी स्क्रीन पर वकीलों, एजेंटों, कंस्ट्रक्शन टीमों और सप्लायरों के मैसेज लगातार आ रहे थे। सुई के चुभने से होने वाले तेज दर्द को सहते हुए मैं दूर से ही निर्देश दे रहा था। ब्लैक स्टोन बेस का रेनोवेशन भी साथ साथ चल रहा था। न तो टैटू का काम और न ही डूम्सडे फोर्ट्रेस का निर्माण, किसी में भी एक पल की भी देरी नहीं हो सकती थी। मैंने ऐसे ही अपना फोन अनलॉक किया और एक नोटिफिकेशन आया। चौंकाने वाली खबर, एक अमीर खानदान के वारिस किनली ने पहाड़ों में एक सुनसान जेल खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी है। मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और रैंडमली टॉप ट्रेंडिंग लोकल स्ट्रीम पर क्लिक किया और स्क्रीन पर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दिया। जियांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा जुरुई शहर के बीचों बीच बने अपने आलीशान विला में बैठा था। रेड वाइन का गिलास घुमा रहा था और झोर झोर से हंस रहा था। हा, किनली को क्या हो गया है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? यंग मास्टर जो, शुक्र है कि मैंने उसकी पागलपन भरी हरकतें जल्दी ही समझ ली और उसे छोड़कर आपके पास आ गई। मैंने सुना है कि वह उस घमंडी जियांग जिने को भी याकुजा स्टाइल टैटू बनवाने के लिए ले गया। यह सच में बहुत मजेदार है।
जैसे ही कैमरा घूमा, झाओ युकिंग की कमर पर बना एक नया लाल फूलों वाला डिजाइन दिखा जो आकर्षक और गहरे लाल रंग का था। मैंने उस पर नजर डाली, मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। स्पाइडर लिली। पिछले जन्म में झाओ युकिंग के पास वह टैटू नहीं था। लगता है इस बार उसने जू रुई को खुश करने के लिए सच में बहुत कुछ किया है। जू रुई ने कैमरे में उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, दोस्तों, क्या आपको यकीन हो रहा है? किन ली ने न सिर्फ अपनी सारी दौलत उस पहाड़ी गुफा जैसी जेल में झोंक दी, बल्कि मैंने सुना है कि उसने बड़े सुपरमार्केट से पोर्क और चावल मंगवाने में 10 करोड़ युआन से ज्यादा खर्च कर दिए। वह अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताने की योजना बना रहा है। हा हा हा। लाइव स्ट्रीम चैट में हलचल मच गई। अरे बाप रे, गरीबी सच में मेरी कल्पना को सीमित कर देती है। क्या अमीरों की सोच ऐसी ही अनोखी होती है? जियांग जिनई हमारी देवी है और वह सच में उसके पीछे बंकर में रहने जा रही है। फैसला, किनली का दिमाग सच में खराब हो गया है। उसे सीधे मनोरोग वार्ड में भेजा जाना चाहिए। ऑनलाइन मजाक और गालियों की बांट देखकर जू शियाओदाओ गुस्से से कांपने लगा। भाई किनली, वह कमीना जो रुई ऑनलाइन आपके खिलाफ नफरत फैलाने वाली भीड़ इकट्ठा कर रहा है, मैं जाकर उससे हिसाब चुकता करूंगा। उसे नजरअंदाज करो। मुझे अपनी त्वचा में सुई चुभने का एहसास हुआ और मैंने शांति से स्क्रीन पर जू रुई के घमंडी चेहरे को देखा। वे अभी जितनी ऊंची छलांग लगाएंगे, बाद में उतने ही बुरे हाल में रोएंगे। शियाओदाओ, सप्लाई काफिले पर नजर रखो। हमारे डूम्सडे फोर्ट्रेस के मामले में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। मेरे पुनर्जन्म को पूरे 7 दिन बीत चुके थे और इस दौरान मैं शायद ही कभी इस जमीन के नीचे बने प्राइवेट कमरे से बाहर निकला था। मास्टर गुइफू और उनके 3 चेले बारी बारी से काम करते थे। दिन में आउटलाइन बनाते, रात में रंग भरते और भोर के समय बारीकियों को ठीक करते। काम की रफ्तार बनाए रखने के लिए मैंने ब्लैक मार्केट से मिलिट्री ग्रेड का तेजी से घाव भरने वाला जेल और बायोनिक रिपेयर पैच भी मंगवाए थे। टोटेम के हर पूरे हुए हिस्से के घाव को तुरंत उस जेल से सील करना पड़ता था, वरना मेरी त्वचा इतनी जबरदस्त प्रक्रिया को झेल नहीं पाती। 7वीं रात को देर गए। गुइफू के सबसे अंदर वाले कमरे में टैटू मशीन की गूंजती आवाज आखिरकार बंद हो गई। जो शियाओदाओ के नेजा और एयरलांग शेन वाले टैटू 2 दिन पहले ही पूरे हो चुके थे और जियांग जिनई के 9 हेवन मिस्टीरियस मेडन वाले टैटू पर आखिरी काम कल ही पूरा हुआ था। जहां तक मेरी बात है तो 4 महान वर्जित टोटेम आखिरकार पूरे हो गए थे। मेरी छाती पर पांगू क्लीविंग हेवन, पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग द कॉफिन, बाएं पैर पर डोंगहुआंग ताई और दाहिने पैर पर ग्रेट सेज इक्वेलिंग हेवन। मास्टर गुइफू ने अपने दस्ताने उतारे, मेरे शरीर पर बने डिजाइनों को ध्यान से देखा और राहत की लंबी सांस ली। हो गया यंग मास्टर किन, मैंने जिंदगी भर टैटू बनाए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने का काम मैंने कभी नहीं किया। पांगू का आसमान को चीरना, 9 ड्रैगन्स का ताबूत खींचना, डोंगहुआंग ताई, स्वर्ग के बराबर महान अर्श। आप कुछ भी कहें, लेकिन जियांगजोउ के टैटू आर्टिस्ट्स में से किसी के भी सामने मेरे इन डिजाइन्स को रख दें तो कोई भी मुझसे बेहतर होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। गुइफू। मैं टैटू वाली कुर्सी से उठा, आईने में देखा तो मेरी छाती, पीठ और पैरों पर 4 महान वर्जित टोटेम बने हुए थे। हर लाइन साफ, पुरानी और प्रभावशाली थी। खासकर मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन्स का ताबूत खींचने वाला डिजाइन। 9 काले ड्रैगन्स मेरी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ से ऊपर की ओर घूमते हुए जा रहे थे। उनके स्केल्स एक दूसरे के ऊपर बारीकी से सजे हुए थे। उनकी पूंछें मेरी पीठ के ऊपरी हिस्से के बीच में आकर मिलती थीं और एक पुराने काले ताबूत को मजबूती से खींच रही थीं। ताबूत के चारों ओर गहरे लाल रंग की जंजीरें लिपटी हुई थीं। भले ही यह सिर्फ एक टैटू था, लेकिन इससे एक अजीब सा भारीपन और दबाव महसूस हो रहा था। जो शियाओदाओ मेरे चारों ओर घूमा और घबराहट में अपनी लार निगलते हुए बोला, भाई ली, यह तो जबरदस्त है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से बनते हुए न देखा होता तो मुझे शक होता कि यह चीज रात में अपने आप हिल सकती है। मैंने उन टोटेम्स को छिपाने के लिए अपनी शर्ट पहन ली। अभी के लिए वे सिर्फ टैटू थे। वे तब तक असल में नहीं जागेंगे जब तक रेड मून नहीं आ जाता। जू शियाओदाओ उलझन में पलकें झपकाते हुए बोला, रेड मून? मैंने तुरंत कुछ नहीं बताया। इसके बजाय मैंने अपने फोन पर समय देखा। रेड मून के आने में 12 दिन बचे थे। अब ब्लैक मार्केट बेस पर जाने और हमारे डूम्सडे फोर्ट्रेस का मुआयना करने का समय आ गया था। 2 घंटे बाद हम जियांगजोउ शहर के बाहरी इलाके में पहाड़ों के बीच पहुंचे। जमीन के नीचे बने बेस, जिसका कोडनेम ब्लैक स्टोन था, का शुरुआती रेनोवेशन हो चुका था और वेंटिलेशन, एनर्जी कोर और इकोलॉजिकल रिसाइकलिंग सिस्टम्स सब फिर से चालू हो गए थे। अगले 12 दिनों तक मैंने मुश्किल से ही आराम किया। दिन में मैं खुद ब्लैक स्टोन बेस के आखिरी कामों की देखरेख करता था। रात में मैं अपने
पुनर्जन्म की आदिम ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन 4 वर्जित टोटेम्स से होने वाले बुरे असर को दबाता था। ट्रक के बाद ट्रक भरकर सामान बेस में आ रहा था। चावल, आटा, ठंडा मीट, डिब्बा बंद सामान, पीने का पानी, मेडिकल सप्लाई, डीजल, भारी भरकम ऑफ रोड गाड़ियां हों, बैकअप जनरेटर और मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा का सामान। मैंने सर्वाइवल के लिए जो भी सामान मिल सकता था सब खरीद लिया। बाहर वालों को लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन सच तो मुझे पता था, सभ्यता के लिए समय खत्म हो रहा था। रेड मून के आने से एक दिन पहले ब्लैक स्टोन बेस पर सप्लाई की आखिरी खेप पहुंची। गोदाम के अंदर चावल, आटा, पीने का पानी, डिब्बा बंद सामान, ठंडा मीट, दवाइयां में डीजल, बैकअप जनरेटर और मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा सूट के पहाड़ जैसे ढेर लगे थे। 3 मंजिला जमीन के नीचे बनी स्टोरेज सुविधा लगभग पूरी तरह भरी हुई थी। जो शिया उदाओ प्रवेश द्वार पर खड़ा अविश्वास से देख रहा था। भाई ली, क्या आप अगले जन्म तक यहीं नीचे रहने की योजना बना रहे हैं? जियांग जिनई भी चुपचाप अपने सामने के दृश्य को देख रही थी। हालांकि उसे लंबे समय से पता था कि मैं सप्लाई जमा कर रहा हूं, लेकिन सर्वाइवल के सामान से खचाखच भरे इस जमीनी गोदाम को अपनी आंखों से देखकर उसकी भौहें अनजाने में ही तन गईं। किनली, तुम असल में किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं गोदाम के बीच में गया और धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। अगले ही पल बस एक सोच के साथ वूश 3 मंजिला ऊंचाई और हजारों टन वजन वाला सामान हवा में गायब हो गया। जो गोदाम पहले खचाखच भरा हुआ था वह एक पल में पूरी तरह खाली हो गया। बस फर्श पर भारी सामान के निशान और हवा में डीजल और अनाज की हल्की महक रह गई। जू शियाओदाओ वहीं जम गया। उसने पलकें झपकाईं, अपनी आंखें मलीं और फिर अचानक गोदाम के बीच में दौड़ पड़ा। खाली फर्श के चारों ओर 3 चक्कर लगाए। अरे बाप रे! वह झटके से मुड़कर मेरी ओर देखने लगा। उसकी आवाज हैरानी से कांप रही थी। भाई ली, सामान कहाँ है? सप्लाई से भरा वह विशाल गोदाम कहाँ गया? मैंने पलक झपकाई और हजारों टन सामान बस गायब हो गया। यहाँ कोई गुप्त सुरंग नहीं है। क्या तुम कोई जादू का करतब दिखा रहे हो? जियांग जिनई की प्रतिक्रिया जू शियाओदाओ जितनी बड़ा चढ़ाकर नहीं थी, फिर भी उसकी शांत और स्थिर नजर में आमतौर पर दिखने वाला संयम साफ तौर पर गायब हो गया था। उसने खुद को संभाला, धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और मेरे दाहिने हाथ को घूरने लगी। भाई ली, असल में यहाँ क्या हो रहा है? मैं कुछ पल के लिए चुप रहा। अब उनसे कोई बात छिपाने का कोई मतलब नहीं था। रेड मून के आने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था, इसलिए उन्हें सच जानना जरूरी था। मैंने धीरे से कहा, यह हाफ लाइफ स्पेस है। यह मेरे अंदर हुए कुछ खास बदलावों से जुड़ा है। मैंने अभी तक अपने पुनर्जन्म की पूरी जानकारी नहीं दी थी। इसीलिए नहीं कि मुझे उन पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसीलिए कि अभी बहुत कुछ बताने से उन पर मानसिक बोझ ही बढ़ता। मैंने आगे कहा, तुम्हें बस इतना जानना है कि इस जगह में बहुत सारा सामान जमा किया जा सकता है। इसके अंदर समय लगभग रुका हुआ है। खाना खराब नहीं होगा, दवाइयां एक्सपायर नहीं होंगी और डीजल, हथियार और क्रिस्टल कोर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। जो शियाओदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो तुमने जो सारा सामान जमा किया था उसे तुम सिर्फ गोदाम में रखने की योजना नहीं बना रहे थे, तुम उसे अपने साथ ले जाने की योजना बना रहे थे। भाई ली, तुम असल में हमसे क्या छिपा रहे थे? रेड मून कल रात आधी रात को आएगा। आसमान में चांद खून जैसा लाल हो जाएगा और उसके तुरंत बाद जमीन से काली धुंध उससे उठेगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। सभी पेड़ पौधों और जानवरों में अजीब बदलाव आएंगे। बिल्लियां और कुत्ते आदमखोर राक्षसों में बदल जाएंगे। पौधे जीवित प्राणियों को खा जाएंगे। कुछ ही घंटों में शहरों में अफरा तफरी मच जाएगी और इंसानी सभ्यता रातों रात खत्म हो जाएगी। गोदाम में मौत जैसी खामोशी छा गई। जू शियाओदाओ के होंठ हिले, लेकिन इस बार उसने कोई मजाक नहीं किया। हजारों टन सामान का हवा में गायब होते देख उसकी हकीकत की समझ पूरी तरह टूट गई थी। जियांग जिनई ने भी कोई बहस नहीं की। वह बस मुझे ध्यान से घूर रही थी। इसका सबूत क्या है? जो तुमने अभी देखा वह एक सबूत है और फिर तुम्हारे शरीर पर बने टैटू भी हैं। जियांग जिनई ने अनजाने में ही अपनी पीठ की ओर देखा। मैंने आगे कहा, रेड मून की एनर्जी लोगों के टैटू को एक्टिवेट कर देगी, जिससे वे असली टोटेमिक रूप में बदल जाएंगे। आम डिजाइन से सिर्फ शरीर की बुनियादी ताकत बढ़ती है, जबकि खतरनाक जानवरों के डिजाइन से उन जानवरों का रूप लेने की क्षमता मिलती है। लेकिन पौराणिक टोटेम असली दैवीय रूप जगाते हैं। टोटेम जितना पुराना और पूरा होगा, उसकी किस्मत उतनी ही ताकतवर होगी और जागने पर उतनी ही भयानक शक्ति निकलेगी। तो तुमने मुझसे नेजा और एयरलंग शेन टोटेम का बंधन इसलिए बनवाया
ताकि मैं बच सकूं? जू शियाओदाओ ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। तुम्हारे नेजा और एयरलंग शियान शेंग शेनजुन दोनों ही टॉप लेवल के पौराणिक टोटेम हैं। जब तक तुम रेड मून अवेकनिंग को झेल सकते हो, तुम ज्यादातर जागृत लोगों से ज्यादा ताकतवर होगे। फिर मैंने जियांग जिनई की तरफ देखा। जिनई, तुम्हारा 9 हेवन प्राइमोर्डियल मेडन एक हाई लेवल अवतार है जो हमले, बचाव, शुद्धिकरण और युद्ध के मैदान में तालमेल बिठाने में माहिर है। इस तबाही के दौर में हम जहर, प्रदूषण और मानसिक खराबी फैलाने वाले म्यूटेटेड जानवरों को ज्यादा देखेंगे। तुम्हारा टोटेम बहुत जरूरी है, तो अपनी संपत्ति बेचकर ब्लैक स्टोन बेस खरीदना, सामान जमा करना और हमारे लिए वे टैटू बनवाना। इनमें से कोई भी फैसला अचानक नहीं लिया गया था। तुम्हें पहले से पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जियांग जिनई के चेहरे पर हैरानी धीरे धीरे कम हुई और उसकी जगह चिंता ने ले ली। जू जियाओदाओ के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। रुको भाई ली, मेरे माता पिता का क्या? वे अभी भी शहर के दक्षिण में ऑटो रिपेयर शॉप पर हैं। चिंता मत करो, मैंने उन्हें लाने के लिए पहले ही एक टीम भेज दी है। तुम्हारा क्या मतलब है? काफिले से एक रियल टाइम वीडियो फीड दिखाई दी। दक्षिणी जिले की पुरानी सड़क के बाहर एक काली बख्तरबंद वैन आकर रुकी। दरवाजा खुला और काले टैक्टिकल गियर पहने 2 बॉडीगार्ड ने एक अधेड़ उम्र के जोड़े को गाड़ी में बिठाया। आदमी छोटे कद का और सांवले रंग का था। कारें ठीक करते करते उनके हाथों पर सालों की ग्रीस और गंदगी जम गई थी। जो शियाओदाओ स्क्रीन को घूरने लगे, उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। भाई ली, मैंने पहले ही आपके चाचा चाची से संपर्क कर लिया था और कहा था कि ब्लैक स्टोन बेस को मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स स्टाफ की जरूरत है। उन्हें सर्वनाश के बारे में नहीं पता। उन्हें बस यही लगता है कि मैंने उन्हें कुछ दिनों के लिए बेस पर काम करने के लिए अच्छी सैलरी पर रखा है। गाड़ियों का काफिला 20 मिनट में पहुंच जाएगा। जू शियाओदाओ के होंठ हिले, लेकिन काफी देर तक वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अपनी पिछली जिंदगी में रेड मून के आने के बाद जू शियाओदाओ ने अपने माता पिता को बचाने के लिए दक्षिणी जिले में लौटने का जोखिम उठाया था, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि पुरानी गलियां म्यूटेंट चूहों के झुंड से भरी पड़ी थीं। उन्हें बस अपने पिता का टूटा हुआ रिंच और माँ का वह पुराना एप्रन मिला जिसे वे कभी फेंक नहीं पाई थीं। उसके बाद से जू शियाओदाओ ने पागलों की तरह म्यूटेंट जानवरों को मारा, जब तक कि आखिरकार वे जानवरों के हमले में मारे नहीं गए। इस जिंदगी में मैं उन्हें वह दर्द दोबारा नहीं सहने दूंगा। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, इस जिंदगी में मैंने वह जिम्मेदारी तुम्हारे लिए ले ली है। जू शियाओदाओ ने अपना सिर झुकाए रखा। उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। काफी देर बाद उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखें लाल थीं। भाई ली, धन्यवाद, मैं मुस्कुराया। जियांग जिनई चुपचाप यह सब देख रही थी। फिर धीमी आवाज में पूछा, और मेरे पिता? एकेडमिशियन जियांग अब सुरक्षित हैं। आप मेरे पिता को जानते हैं। जियांग चेंगयुआन हमारे देश के लिए एनर्जी रिसर्च में माहिर एकेडमिशियन को सेना ने आधे महीने पहले ही राजधानी के अंडरग्राउंड बेस में पहुंचा दिया था। वे एक टॉप सीक्रेट एनर्जी कोर प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे थे। वह जगह इस समय हमारे देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। जहां तक आपकी माँ की बात है, मैं रुक गया। जियांग जिनई की माँ की मौत सालों पहले बीमारी से हो गई थी। यह उनके दिल का एक गहरा जख्म था। उसने इस बात पर जोर नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई। मैंने उन दोनों की ओर देखा। मेरी आवाज गंभीर हो गई। अभी से ब्लैक स्टोन बेस पूरी तरह से लॉकडाउन में है। बेस से बाहर मत निकलना। जू शियाओदाओ ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। जियांग जिनई ने भी धीरे से अपनी पीठ पर बने 9 हेवन मिस्टीरियस मेडन टैटू पर हाथ रखा। मैंने बेस के बाहर रात के आसमान की ओर देखा। सब कुछ तैयार था। हम बस आखिरी चिंगारी का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह ब्लैक स्टोन बेस के जमीन के नीचे बने रहने की जगहों में जू शियाओदाओ के माता पिता को सबसे सुरक्षित रहने वाले मॉड्यूल में ठहराया गया था। जो जियांगुओ ने अपनी जवानी में सेना में काम किया था। हालांकि उन्हें ठीक से नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्लैक स्टोन बेस की सुरक्षा व्यवस्था देखी, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस जू शियाओदाओ के कंधे पर थपथपाया। उन्होंने कहा, बॉस किन के लिए खूब मेहनत करना। इस बीच ली गुइलान पूरी सुबह रसोई में व्यस्त रहीं और हमारे लिए डम्पलिंग्स का एक बड़ा बर्तन बनाने पर अड़ी रहीं। खाते समय जू शियाओदाओ की आंखें लाल हो गईं, फिर भी वह मुस्कुराते रहे। दुनिया खत्म होने से पहले घर का बना गर्म खाना ही बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ी विलासिता थी। पिछली रात मैंने सामान का आखिरी बैच अपने बानशेंग स्पेशल डायमेंशन में रख दिया था और ब्लैक स्टोन बेस का आखिरी 10 टन टाइटेनियम अलॉय गेट सुबह सुबह पूरी तरह से लॉक कर दिया गया था। पूरा अंडरग्राउंड बंकर रोशनी से जगमगा रहा था। सालों से बंद पड़ा अंडरग्राउंड एनर्जी कोर अब ठीक से काम कर रहा था।
सर्विलांस स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का साफ 360 डिग्री नजारा दिख रहा था। जू शियाओदाओ पास ही बैठकर डम्पलिंग्स का कटोरा लिए मॉनिटर देख रहे थे, जबकि जियांग जिनई बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ी होकर बाहरी सुरक्षा प्रणालियों की जांच कर रही थी। उसके शरीर पर बना 9 हेवन मिस्टीरियस मेडन का टैटू पूरी तरह से ठीक हो गया था, जिससे उसके शांत और अलग थलग रहने वाले अंदाज में एक अनोखी बात आ गई थी। तभी मेरे फोन पर लोकल ट्रेंडिंग लिस्ट से एक नोटिफिकेशन आया। जू रुई फिर से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। स्क्रीन पर जू रुई शहर के बीचों बीच अपने आलीशान विला में एक और शानदार पार्टी होस्ट कर रहा था। क्रिस्टल झूमरों, शैंपेन टावरों, संगीत, खूबसूरत महिलाओं और अमीर वारिसों के बीच बेहिसाब ऐशो आराम का माहौल बना हुआ था। और जहां तक मेरी बात है, मैंने समय देखा। रेड मून के आने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। जो रुई ने जाओ युकिंग को अपनी बाहों में भर रखा था और वह खुलेआम दर्शकों का मजाक उड़ा रहा था। दोस्तों, देखा, वह पागल किनली शायद अभी किसी दूर दराज पहाड़ में बने एयर रेड शेल्टर में छिपा बैठा होगा। उसने चावल और सुअर का मांस जमा करने के लिए अपनी संपत्ति बेच दी और यहाँ तक कि जियांग जिनई को भी टैटू बनवाने के लिए साथ ले गया। क्या उसे सच में लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है? जाओ युकिंग नजाकत से हंसते हुए उसकी बाहों में सिमट गई। यंग मास्टर जू, आप जानते हैं, मैं सच में देखना चाहती हूँ कि कल किनली की इस हरकत का क्या नतीजा निकलता है। जू रुई ने अपने हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमाया और भी बेबाकी से हंसा। अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो कल मैं एक टीम लेकर पहाड़ों में जाऊंगा और किनली के उस घटिया एयर रेड शेल्टर को तोड़ फोड़ दूंगा और फिर उसे खुद पागल खाने भेज दूंगा। लाइव स्ट्रीम चैट में मजाक, ताने और गालियों की बांट आ गई, जबकि ब्लैक स्टोन बेस के अंदर सिर्फ एनर्जी कोर की धीमी लगातार गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी कलाई पर देखा। 23:59 रेड मून के आने में बस 10 सेकंड बचे थे। बाहर की दुनिया अभी भी जश्न मना रही थी, लेकिन ब्लैक स्टोन बेस के अंदर सन्नाटा पसरा था। बस एनर्जी कोर की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। 10 सेकंड बाद जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, मैंने अपना कटलरी सेट नीचे रख दिया। एक गहरी गूंजती हुई आवाज के साथ, जो मानो प्राचीन काल से आ रही हो। पूरा ग्रह जोर से हिल उठा। लाइव स्ट्रीम में जू रुई की घमंडी हंसी अचानक रुक गई। उसके विला की बड़ी खिड़कियों से दिखाई देने वाला चमकीला चांदी जैसा चांद अचानक एक डरावने खून जैसे लाल गोले में बदल गया, जैसे टपकती हुई आंख का गोला जो दुनिया को घूर रहा था। ठीक उसके बाद जमीन से एक घना काला कोहरा उठा और उसने तुरंत जियांगजो शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अरे बाप रे, यह क्या बला है? चांद असल में लाल कैसे हो गया? झू रुई डर के मारे चिल्लाया। उसे यह भी पता नहीं चला कि उसके हाथ से रेड वाइन का गिलास फिसलकर जमीन पर गिरकर टूट गया है। भौं 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 दहाड़। अचानक लाइव स्ट्रीम फीड में जाओ युकिंग ने जो टेडी कुत्ता पकड़ रखा था, उसने एक डरावनी दहाड़ मारी। लाखों दर्शकों के सामने कुत्ते का शरीर गुब्बारे की तरह तेजी से फूलने लगा। उसके पूरे शरीर पर काले नुकीले उभार निकल आए और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो गईं। अपने बड़े मुंह में तेज नुकीले दांतों के साथ वह बदला हुआ टेडी कुत्ता झाओ युकिंग पर झपटा। उसके तेज पंजों ने उसके कंधे को चीर दिया और उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। लाइव स्ट्रीम कैमरा जोर से हिलने लगा और एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। यंग मास्टर जू, मुझे बचाओ। झाओ युकिंग का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था और वह बेताबी से जू रुई की तरफ हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन जू रुई पहले ही बुरी तरह डर चुका था। दूर हटो, मेरे पास मत आओ। वह घबराहट में पीछे हटा, यहाँ तक कि उसने उसका बढ़ाया हुआ हाथ भी झटक दिया और फिर अफरा तफरी में दूसरी मंजिल की ओर भागने लगा। झाओ युकिंग जमीन पर गिर पड़ी। उसके कंधे का कपड़ा खून से लाल हो गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जू रुई, मुझे बचाओ। लेकिन जवाब में बस जू रुई को घबराहट में भागते हुए देखा जा सकता था। वह बदला हुआ टेडी कुत्ता गुर्राया और फिर से उसके करीब आया। उसकी लाल आंखें उस पर टिकी हुई थीं। लाइव स्ट्रीम चैट में तेजी से कमेंट्स आ रहे थे, उसे बचाओ। जू रुई अकेले क्यों भाग गया? अभी तो उसने कहा था कि वह उससे प्यार करता है और अब उसने उसे छोड़ दिया। सब खत्म, वह अब नहीं बचेगी। झाओ युकिंग की आंखों की उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी जगह गहरी नाराजगी और अन्याय के कड़वे एहसास ने ले ली। जैसे ही मॉन्स्टर झपटने वाला था, उसकी कमर पर बना लाल हिग्नबाना टैटू अचानक एक डरावनी खून जैसी लाल रोशनी से चमक उठा। उसके नीचे खामोशी से भूतों जैसी लाल पंखुड़ियां खिलने लगीं और हवा में एक ठंडी लेकिन बहुत ज्यादा मीठी फूलों की खुशबू फैल गई। म्यूटेट हुआ टेडी वहीं जम गया, जैसे उसे किसी बहुत खतरनाक चीज की गंध मिल गई हो। उसकी गहरी लाल आंखों में डर की झलक भी दिखाई दी। झाओ युकिंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी पुतलियों के अंदर खून जैसे लाल फूलों का समंदर
पूरी तरह खिला हुआ था, फिर भी उसमें एक अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडक थी। तुमने भी मुझे क्यों छोड़ दिया? झूर रुई सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि उसने ये शब्द सुने। उसका शरीर अकड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो झाओ युकिंग के नीचे हिग्नबाना के फूल खामोशी से खिल रहे थे। पंखुड़ियां किसी जीवित चीज की तरह हिल रही थीं और धीरे धीरे म्यूटेट हुए टेडी के अंगों को लपेट रही थीं। जो मॉन्स्टर कुछ पल पहले बेहद खूंखार था, वह अब जमीन पर कांप रहा था, जैसे किसी बुरे सपने में फंस गया हो। झाओ युकिंग ने दीवार के सहारे खुद को संभाला और धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके कंधे पर लगे जख्म पर अब लाल फूलों के पैटर्न बन गए थे और उसके फीके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। लाइव स्ट्रीम चैट में हलचल मच गई। अरे बाप रे, उसमें शक्तियां जाग गई हैं। उसके पूरे शरीर पर फूल खिल रहे हैं। यह कैसी शक्ति है? यह बहुत अजीब है। अगले ही पल स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। स्ट्रीम कट गई थी। फोन की काली स्क्रीन को घूरते हुए मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। पाताल लोक की रेड स्पाइडर लिली, जो परलोक की सीमा पर खिलती है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। झाओ युकिंग ने निश्चित रूप से इस जीवन में अपने लिए एक सही अंत चुना था। भाईली शहर में पूरी तरह से अफरा तफरी मची है। निगरानी मॉनिटर पर शहर के फुटेज को देखते हुए जू ज्याओदाओ की आवाज कांप रही थी। बाहर देखना बंद करो, अपने मन को शांत करो। मैं तेजी से घूमा और चिल्लाया, तैयार हो जाओ, क्योंकि उसी पल रेड मून की ऊर्जा जमीन की 100 मीटर की परत को चीरते हुए हम पर उतर रही थी। जू ज्याओदाओ और जियांग जिनई दोनों के मुंह से दर्द भरी कराह निकली, क्योंकि रेड मून की ऊर्जा उबलते हुए मैग्मा की तरह उनके शरीर में दौड़ रही थी। जू ज्याओदाओ के बाएं हाथ पर नेजा, 3 समुद्रों के महान देवता का टैटू तेज लपटों के साथ भड़क उठा। उसके दाहिने हाथ पर एरलैंग शेन की तीसरी आंख मानो खुल गई और उससे शानदार सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जियांग जिनई की पीठ पर 9 हेवन मिस्टीरियस मेडन का टोटेम हजारों दिव्य पंखों में बदल गया, जिससे वह हवा में ऊपर उठ गया। उसका हमेशा शांत और अलग थलग रहने वाला अंदाज एक पवित्र और अजेय भव्यता में बदल गया। वे जागृत हो चुके थे, फिर भी मुझ पर पड़ रही रेड मून की ऊर्जा उनकी ऊर्जा से 10 या 100 गुना ज्यादा थी। धड़ाम, मैंने अपना विंड ब्रेकर उतार फेंका। मेरी छाती पर बने पांगु टैटू से तुरंत एक चकाचौंध कर देने वाली गहरे सुनहरे रंग की रोशनी निकली। एक ऐसी असीम और प्राचीन शक्ति जो मानव युगों को भी कुचलने की क्षमता रखती हो। मेरे भीतर से शक्ति का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। तुरंत ही मेरी पीठ में एक तीखा और चीर देने वाला दर्द उठा। एयर रेड शेल्टर की गहराई में 9 ड्रैगनों की गूंजती हुई दहाड़ें एक साथ सुनाई दी। क्रिम्सन मून की ऊर्जा से ओतप्रोत मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन्स ड्रॉइंग एक कॉफिन टोटेम पूरी तरह जागृत हो गया। 9 काले ड्रैगन की परछाइयां विशाल आकार वाली डरावने शल्कों से ढकी हुई और गहरी लाल आंखों वाली धीरे धीरे मेरे पीछे से निकली और एक पुराने काले ताबूत को खींचते हुए मेरे पीछे हवा में तैरने लगी। काले ताबूत को बांधने वाली गहरी लाल जंजीरें तन गईं और शक्ति का एक अवर्णनीय वर्जित आभा मंडल तुरंत पूरे भूमिगत किले में फैल गया। जू ज्याओदाओ का चेहरा पीला पड़ गया और वह लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि जियांग जिनई के पीछे प्रकट हो रहे जूतियान जुआनू के अवतार ने भी हल्की सी सिहरन महसूस की, जैसे उसे किसी खतरे का सहज आभास हो गया हो। मेरे बाएं पैर पर डोंगहुआंग ताई का टोटेम सूर्य की सच्ची आग से जल उठा, जिसमें मानो पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की क्षमता थी। मेरे दाहिने पैर पर की तियानदा शेंग की छाया एक ऐसे युद्ध जुनून के साथ उभरी जो आसमान छू रहा था। एक सुनहरा युद्ध में तपा हुआ रूप, जिस पर किसी भी तरह की कला या शक्ति का असर नहीं होता था। इस क्षण 4 सर्वोच्च अवतार एक साथ जागृत हो उठे। हालांकि मैंने जल्दी ही उनके बीच उमड़ रही परस्पर विरोधी ऊर्जाओं को दबा दिया। ये 4 वर्जित शक्तियां बहुत विशाल थीं। मैं भारी कीमत चुकाए बिना उन्हें एक साथ बाहर नहीं निकाल सकता था। पांगु टोटेम कच्ची शक्ति को नियंत्रित करता था, जबकि ताबूत खींचते 9 ड्रैगन दमन और ओब्लिट्रेशन को नियंत्रित करते थे। ईस्टर्न एम्परर जो आग को कंट्रोल करता है और हेवन इक्वलाइजर जो लड़ाई के लिए शरीर को कंट्रोल करता है। मैं एक बार में इनमें से सिर्फ एक ही चुन सकता था। तभी एयर रेड शेल्टर के बाहर टाइटेनियम अलॉय गेट पर जोरदार टक्करों की आवाज सुनाई दी। सर्विलांस स्क्रीन पर गहरे पहाड़ों से आए म्यूटेंट जंगली सुअर और भेड़िए इंसानों की गंध से खींचे चले आ रहे थे और पागलों की तरह गेट से टकरा रहे थे। भाई ली, पहाड़ों के जानवर म्यूटेंट बन गए हैं। जू शियाओदाओ ने एयरलैंग शेन के अवतार से बने
3 पॉइंट डबल एज्ड हैलबर्ड को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में लड़ने की जबरदस्त इच्छा थी। मैंने अपनी गर्दन चटकाई, हड्डियों से गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली और शरीर को ढीला करने के लिए बाहर निकला। देखते हैं कि क्या ये तथाकथित अपोकैलिप्टिक म्यूटेंट जानवर हमारी ड्रिंक्स के साथ साइड डिश बनने लायक हैं या नहीं। शेल्टर के बाहर काली धुंध छाई हुई थी और दर्जनों म्यूटेंट जानवर टाइटेनियम अलॉय की दीवार से जोर जोर से टकरा रहे थे। उनकी अगुवाई एक म्यूटेंट सुअर राजा कर रहा था जो 3 मीटर से ज्यादा लंबा था और काले स्केल से ढका हुआ था। हर टक्कर से जमीन थोड़ी कांप उठती थी। शेल्टर का साइड गेट धीरे धीरे खुला एंड मैं बिना शर्ट पहने जू शियाओदाओ और जियांग जिनई के साथ बाहर निकला। ताजे मांस और खून की गंध मिलते ही म्यूटेंट जानवरों का झुंड तुरंत रुक गया और एक साथ हमारी तरफ मुड़ा। उनकी लाल आंखें हम पर टिकी थीं। दहाड़! म्यूटेंट सुअर राजा दहाड़ा और हमला कर दिया। उसके खुर जमीन पर तेजी से पड़ रहे थे और वह एक भारी टैंक की तरह मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। भाई ली, सावधान! वह एक पीक लेवल एक म्यूटेंट जानवर है। जू शियाओदाओ ने अनजाने में ही आगे बढ़ना चाहा। पीछे रहो, मैंने सख्ती से कहा और बिना पीछे हटे या बचाव किए अपनी जगह पर डटा रहा। ठीक उसी पल जब सुअर राजा का भाले जैसा दांत मेरे सीने में घुसने ही वाला था, मैं हरकत में आया। कोई दिखावटी चाल नहीं, मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और मुट्ठी भींची। पांगू की शक्ति! मैंने मन ही मन मंत्र जपा। मेरी छाती पर बना पांगू टोटेम अचानक गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। मेरी मुट्ठी के चारों ओर एक प्राचीन विशालकाय जीव की धुंधली परछाई उभरी और मैंने एक जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! उस भयानक ताकत से हवा बुरी तरह दब गई। एक तीखी आवाज के साथ मेरी मुट्ठी म्यूटेंट जंगली सुअर राजा की खोपड़ी से जा टकराई। एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी क्योंकि ऊर्जा की एक जबरदस्त छिपी हुई ताकत उसकी पत्थर जैसी सख्त खोपड़ी को भेद गई और पल भर में उसके शरीर से जीवन का हर निशान मिटा दिया। कई टन वजनी उस म्यूटेंट जंगली सुअर राजा को चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला और उसका विशाल शरीर कीचड़ के ढेर की तरह मेरे पैरों के पास गिर पड़ा। पीक लेवल एक बीस्ट किंग का एक ही वार में काम तमाम। ठीक उसके बाद मेरे पीछे से ड्रैगन की 9 धीमी गूंजती हुई दहाड़ें सुनाई दी। मेरी पीठ के पीछे ताबूत खींचते 9 ड्रैगन की एक परछाई उभरी। 9 काले ड्रैगनों ने धीरे धीरे अपनी लाल आंखें खोली और उस प्राचीन काले ताबूत को खींचते हुए हवा में आगे बढ़े। 9 ड्रैगनों का दमन! जैसे ही ये शब्द मेरे होठों से निकले, एक जोरदार गड़गड़ाहट से हवा हिल गई। वह परछाई वाला ताबूत थोड़ा कांपा और एक निषिद्ध ऊर्जा, मानो सबसे गहरी खाई से उठ रही हो, ने तुरंत पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। कमजोर म्यूटेंट जानवरों को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला और वे जमीन पर चिपक गए। असहनीय दबाव के कारण उनकी हड्डियां चटकने लगीं। सिर्फ 10 सेकंड में दर्जनों म्यूटेंट जानवर मारे गए। जू जियाओदाओ हैरान होकर देखता रह गया। भाई ली, यह तो अविश्वसनीय है। जियांग जिनई मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी शांत और स्थिर आंखों में हैरानी की झलक थी। मैंने कोई सफाई नहीं दी। इसके बजाय मैं म्यूटेंट जंगली सुअर राजा के पास गया और उसकी खोपड़ी चीर दी। मेरी हथेली में अंगूठे के आकार का एक क्रिस्टल दिखाई दिया जिससे हल्की लाल चमक निकल रही थी। कयामत की पहली कमाई हाथ लग गई। मैंने क्रिस्टल कोर को अपने हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। जब मैंने उसे पकड़ा तो मुझे साफ महसूस हुआ कि वह जगह थोड़ी कांप रही थी। हालांकि उसका फैलाव बहुत कम था, लेकिन वह सच में थोड़ा बड़ा हो गया था। पिछली जिंदगी में इंसानों को जल्द ही पता चल गया था कि ये कोर न सिर्फ अवेकन्ड लोगों की ताकत बढ़ा सकते हैं, बल्कि खास स्पेशल डायमेंशन, टोटेम, आर्टिफैक्ट बॉक्स और हथियारों को भी पावर दे सकते हैं। कयामत के बाद के दौर में इन्होंने सोने और फिएट करेंसी की जगह ले ली थी और लेन देन का एकमात्र यूनिवर्सल जरिया बन गए थे। मैंने जू जियाओदाओ की तरफ देखा। इन जीवों के सारे बीस्ट कोर निकाल लो, मांस भी बर्बाद मत करना। इवोल्यूशन के बाद इसे स्टोर किया जा सकता था। ठीक है। जू जियाओदाओ तुरंत जोश में आ गया। तभी पास के पहाड़ी रास्ते से अफरा तफरी भरे कदमों की आहट और मदद के लिए चीखें सुनाई दी। मदद, मेरी मदद करो। लगभग 1 दर्जन अस्त व्यस्त हालत वाले आदमी लड़खड़ाते हुए एयर रेड शेल्टर की तरफ भागते हुए आए। उनके ठीक पीछे कई म्यूटेटेड ब्लड ब्लेड मैंटिस थे, जिनमें से हर एक चीते के आकार का था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और लीडर को पहचान लिया। फैटी ल्यू, वही कॉन्ट्रैक्टर जिसने पहले ब्लैक मार्केट बेस के बाहरी निर्माण का काम देखा था।
पिछली जिंदगी में इस ग्रुप ने मुझे तब लात मारी थी जब मैं पहले से ही मुश्किल में था और सिर्फ अपना समय बचाने के लिए मुझे उन जानवरों की तरफ धकेल दिया था। बॉस केन, यंग मास्टर केन, हमारी मदद करो प्लीज, हमें छिपने के लिए अंदर आने दो। हम सब जियांगजोउ से हैं। तुम बस खड़े होकर हमें मरते हुए नहीं देख सकते। मैं अपनी जगह पर डटा रहा और उसे ठंडी नजरों से देखा। खड़े होकर तुम्हें मरते हुए देखूं, मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। जब तुमने पिछली जिंदगी में मुझे तब लात मारी थी जब मैं मुश्किल में था, तब तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि हम सब जियांगजोउ से हैं? फैटी लियू जम सा गया। जाहिर है उसे मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन वह मेरी आंखों के भाव पढ़ सकता था। यह किसी बचाने वाले की नजर नहीं थी, बल्कि वैसी नजर थी जैसी किसी मरे हुए इंसान को देखी जाती है। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरा शेल्टर कचरे को जगह नहीं देता। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने चुटकी बजाई। टाइटेनियम अलॉय की बाहरी दीवार में तुरंत एक भयानक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया। करोड़ों वोल्ट के झटके से सबसे आगे चल रहे ब्लड ब्लेड मैंटिस उड़ गए। फैटी लियू डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। यंग मास्टर किन, मुझसे गलती हुई, सच में मुझसे गलती हुई। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। मैं बेगुनाहों को मारने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं दुश्मन को बचाऊंगा भी नहीं और बुरे लोगों को तो जरूर मार डालूंगा। मैं मुड़ा और वापस शेल्टर के अंदर चला गया, जबकि टाइटेनियम अलॉय का भारी दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। बाहर से आ रही चीखें तेजी से काली धुंध में खो गईं। रेडमून के आने के तीसरे दिन तक बाहरी दुनिया एक जीते जागते नर्क में बदल चुकी थी। शहर का केंद्र टूटी फूटी गाड़ियों और मलबे से भरा पड़ा था, जबकि म्यूटेट हो चुकी आवारा बिल्लियों और कुत्तों के झुंड, जो बैल जितने बड़े हो गए थे, बचे हुए लोगों का शिकार करने के लिए सड़कों पर घूम रहे थे। फिर भी ब्लैक मार्केट एयर रेड शेल्टर के अंदर बीफ टैलो हॉट पॉट की जबरदस्त खुशबू हवा में तैर रही थी। झू शियाओदाओ ने खाते हुए अपने होठों पर लगी चिकनाई पोंछी। भाई ली, अगर कयामत के दिन ऐसे ही गुजरे तो मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। जियांग जिनई ने उसे एक नजर देखा। तो फिर बाहर जाकर कोशिश करो। जू शियाओदाओ ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैंने बर्फ जैसी ठंडी बियर का एक घूंट लिया और सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। तभी एक तेज अलार्म बजा। बीप बीप बीप, चेतावनी। बाहरी घेरे की ओर भारी गर्मी के संकेत महसूस किए गए हैं। मैंने चेक करने के लिए स्क्रीन पर टैप किया। विशाल सर्विलांस मॉनिटर पर लोगों का एक बहुत बड़ा काला हुजूम, कम से कम 5 या 600 लोग, शेल्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनके पास बड़े चाकू और स्टील के पाइप थे। कई लोगों के पास ऑटोमेटिक राइफलें भी थीं। सबसे आगे एक हट्टा कट्टा गंजा आदमी था, जिसका चेहरा डरावना और भारी था और उसके शरीर पर खून जैसे लाल रंग के विशालकाय अजगर का असली जैसा दिखने वाला टैटू बना था। वह ग्रीन ड्रैगन गैंग का बॉस लॉन्ग वू था। पिछले जन्म में तबाही की शुरुआत में उसने अपने एस रैंक ब्लड पाइथन टोटेम की वजह से दूसरों पर अपना दबदबा बनाया था, और सोचिए इस जन्म में वह असल में मुझ पर नजर गड़ाए हुए था। सर्विलांस फीड पर लॉन्ग वू ने एक बड़ा चाकू अपने कंधे पर रखा और शेल्टर के दरवाजे की ओर दहाड़ते हुए कहा, सुनो तुम बुजदिल और डरपोक, मुझे पता है कि तुमने जिंदगी भर चलने लायक खाना जमा कर रखा है। दरवाजा खोलो और सारा सामान और औरतें मेरे हवाले कर दो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वरना आज मैं तुम्हारे इस बेकार से कछुए के खोल जैसे शेल्टर को मलबे में बदल दूंगा। कमीने, उनकी हिम्मत कैसे हुई जियांग जिनई पर बुरी नजर डालने की। झू शियाओदाओ चिल्लाया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इतनी जल्दी मत करो, हमने इस डिफेंस सिस्टम पर करोड़ों खर्च किए हैं, कम से कम हमें इसकी आवाज तो सुननी चाहिए। बंकर के बाहर लॉन्ग वू ने काफी देर तक इंतजार किया। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर वह गुस्से से पागल हो गया। मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने मेरे मुंह पर थूक दिया। गोली चलाओ, उस मनहूस दरवाजे को उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। 3 रॉकेट धुएं की लकीर छोड़ते हुए तेजी से निकले और जोरदार धमाके के साथ दरवाजे से टकराए। धमाका, जोरदार धमाकों की गूंज रात के आसमान में फैल गई और ग्रीन ड्रैगन गैंग के सदस्य खुशी से चिल्लाने लगे, क्या हमने इसे उड़ा दिया? हा हा हा। तो यह है कयामत के दिन का किला। हमारे भाई लॉन्ग के सामने या टिन के खोल में बैठे आसान शिकार के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही धुआं छोटा, सबके चेहरों पर मुस्कान जम गई। वह सिल्वर ग्रे टाइटेनियम अलॉय का दरवाजा मजबूती से खड़ा था। उसकी सतह पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। लॉन्ग वू का चेहरा गुस्से से भर गया। गोलीबारी जारी रखो। तभी दीवार के ऊपर लगी मेटल की आर्मर प्लेट्स एक मैकेनिकल आवाज क्लैक 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 के साथ दोनों तरफ खिसक गईं। छिपे हुए खानों से धीरे धीरे 12 खतरनाक 6 बैरल वाली गैटलिंग गन बाहर निकली। उनकी चौड़ी नलियां बेरहमी से नीचे मौजूद भारी भीड़ पर निशाना साधने लगीं। सर्विलांस रूम में मैंने अपनी ड्रिंक का घूंट भरा
और शांति से कहा, चेतावनी जारी करो। बाहर एक अनाउंसमेंट गूंजी, यह ब्लैक रॉक बेस का प्राइवेट इलाका है, तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना